नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आज कोई तामझाम नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा उस मानहानि केस से जुड़ा है जिस पर आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रिया रमानी बनाम एमजे अकबर का केस। रमानी ने 2018 में एमजे अकबर के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। इसी मुद्दे पर 2 साल तक सुनवाई हुई और आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस में प्रिया को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। और क्या क्या कहा कोर्ट ने, क्या है पूरा मामला, प्रिया रमानी ने क्या आरोप लगाए थे, इन सब पर डिटेल में बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। लेकिन पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी टूल किट मामले से जुड़ी है। आरोपी निकिता जेकब को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस पीटी नाइक की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस ने वकील और क्लाइमेट एक्टिविस्ट निकिता जेकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। दूसरी सुर्खी में हम आपको बता रहे हैं उस महिला के बारे में जिसे फांसी होने वाली है। आजाद भारत में ऐसा पहली बार होगा कि किसी महिला को फांसी दी जाए। ये फैसला 2008 के एक मामले में आया। अमरोहा की रहने वाली शबनम अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने की दोषी है। निचली अदालत ने उसे सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे ऊपर की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बरकरार रखा। इसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। अगली सुर्खी बना रही है मान्या सिंह अपने एक वायरल वीडियो के चलते। मान्या सिंह मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही हैं। मिस इंडिया का ताज मनसा वाराणसी को मिला, मगर इंटरनेट पर खबरें बनाई मान्या ने अपनी संघर्षपूर्ण कहानी की वजह से। मान्या उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आती हैं और उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में वो अपने पिता के साथ उनके ऑटो रिक्शा में अपने कॉलेज पहुंची हैं, जहां उन्हें सम्मानित किया जाना था। वीडियो में मान्या मां के पैर छूते और पिता के आंसू-पोंछ दोनों को गले लगाते दिख रही है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां एक बेहद पेचीदे मामले की सुनवाई हुई। एक ऐसे केस में जिसमें एक पक्ष एक डिस्ट्रिक्ट जज का था तो दूसरा एमपी हाई कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर उसी की अदालत की एक महिला अफसर ने फ्लर्ट के आरोप लगाए थे। जज ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए याचिका दायर की थी कि उस पर केस ना चले। एमपी हाई कोर्ट की तरफ से सीनियर एडवोकेट रविंद्र श्रीवास्तव ने वो व्हाट्सएप संदेश पढ़े जो डिस्ट्रिक्ट जज ने महिला अफसर को भेजे थे। वहीं डिस्ट्रिक्ट जज के वकील की दलील थी कि चूंकि शिकायत करने वाली महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, आरोपी जज के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए। लाइव लॉ के मुताबिक दोनों पक्षों को सुनकर सीजेआई बोबड़े ने कहा कि जज का इस तरह से जूनियर महिला के साथ फ्लर्ट करना स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि महिला अफसर ने बदनामी के डर से अपनी शिकायत वापस ली हो। लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई बोबड़े ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज की भाषा आपत्तिजनक है और कोर्ट की ड्यूटी है कि वो मसले की इंक्वायरी जारी रखे। यहाँ पर होती हैं सुर्खियां खत्म। अब आइए बड़ी खबर पर, यानी प्रिया रमानी डेफेमेशन केस पर। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर के क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में बरी कर दिया है। यह फैसला एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने 1 फरवरी को सुरक्षित कर लिया था और आज सुनाया। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रिया रमानी के द्वारा किया गया खुलासा दफ्तरों में औरतों के साथ होने वाले यौन शोषण को बाहर लाने में मददगार था। कोर्ट ने यह भी माना कि एमजे अकबर स्टेलर रेपुटेशन यानी बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। कोर्ट ने स्वीकार किया कि दफ्तरों और काम करने की जगहों में औरतों का व्यवस्थित तरीके से यौन शोषण होता है। कोर्ट ने यह भी माना कि उस वक्त यानी साल 1993-94 में औरतों को वर्कप्लेस में यौन शोषण से सुरक्षा देने वाली विशाखा गाइडलाइंस भी मौजूद नहीं थी। साथ ही इस तरह के आरोप लगाने वाली महिला को समाज के द्वारा लगाए लांछन भी सहने पड़ते हैं। समाज को सेक्सुअल अब्यूज झेलने वाली महिलाओं पर इसका क्या असर होता है, ये भी समझना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि समाज में अच्छी पहचान रखने वाले पुरुष भी सेक्सुअल अब्यूजर हो सकते हैं और एक पुरुष की रेपुटेशन बचाने के लिए एक महिला के आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। औरतों के सम्मान और बराबरी के बारे में बात करते हुए कोर्ट ने रामायण और महाभारत से उदाहरण भी दिए, जिसके बाद प्रिया रमानी को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद प्रिया रमानी मुस्कुराती हुई दिखी। उन्होंने कहा, मुझे बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है जैसे न सिर्फ मैं बल्कि हर वो महिला सही साबित हुई है जिसने कभी न कभी यौन शोषण के खिलाफ खुलकर बोला है। भले ही यहाँ मैं पीड़ित पार्टी थी, लेकिन यौन शोषण के मसले को वो ध्यान, वो आकर्षण मिला जो वो डिजर्व करता है।
मैं गजाला वहाब और नीलोफर वेंकट रमन को शुक्रिया कहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए गवाही दी। मैं कोर्ट का इस फैसले के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। ये पूरा मामला क्या है, इसे डिटेल में जानते हैं। 2017 की बात है। हॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन के ऊपर कई लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। इनमें कई नामी एक्ट्रेस भी शामिल थी। यहीं से शुरू हुआ मी टू मूवमेंट। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की औरतें सामने आईं और अपने साथ हुए यौन शोषण पर खुलकर अपनी बात रखी। इसी दौरान इंडियन जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने भी इस मसले पर एक आर्टिकल लिखा वोग मैगजीन के लिए। टाइटल था टू द हार्वी वाइनस्टाइन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सभी हार्वी वाइनस्टाइन्स के लिए। 12 अक्टूबर 2017 को यह आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसमें रमानी ने अपने करियर के पहले पुरुष बॉस के साथ हुई फर्स्ट मीटिंग का जिक्र किया। ये मुलाकात एक जॉब इंटरव्यू मीटिंग थी। यहाँ प्रिया ने अपने बॉस का नाम लिए बिना लिखा, डियर मेल बॉस, आपने मुझे वर्क प्लेस का पहला सबक सिखाया। मैं तब 23 साल की थी और आप 43 साल के। मैं आपके स्मार्ट ओपिनियन पढ़ते हुए बड़ी हुई और मैंने आपकी तरह विद्वान बनने का सपना देखा था। आप मेरे प्रोफेशनल हीरोज में से एक थे। हर कोई कहता था कि आपने भारतीय पत्रकारिता को बदल दिया है और मैं भी आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए हमने एक समय सेट किया ताकि आप साउथ मुंबई के एक होटल में, जहां आप अक्सर ठहरते थे, वहां मेरा इंटरव्यू कर सकें। शाम 7 बजे मुझे बुलाया गया, लेकिन इस बात से मैं परेशान नहीं हुई। मैं जानती थी कि आप बिजी एडिटर हैं। जब मैं होटल की लॉबी में पहुंची तब मैंने हाउस फोन से आपको कॉल किया। आपने कहा ऊपर आ जाओ। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस तरह के सेलिब्रिटी एडिटर्स नए लोगों का इंटरव्यू करते हो। उस वक्त मेरे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कहूँ नहीं, मैं लॉबी में ही आपका इंतजार करूंगी। परवर्ट। फिर मुझे समझ आया कि आप राइटर के तौर पर जितने टैलेंटेड हैं उतने ही टैलेंटेड परवर्ट भी हैं। वो इंटरव्यू कम और एक डेट ज्यादा लगी। आपने अपने मिनी बार से मुझे एक ड्रिंक ऑफर की, मैंने मना किया। फिर आपने वोडका पिया। हम 2 लोगों के लिए बने एक छोटे से टेबल पर बैठे। फिर मेरे संगीत की पसंद के बारे में पूछताछ करने के बाद आपने पुराने हिंदी गाने गाए। आपने सोचा कि आप इररेजिस्टिबल हैं, यानी वो जो इतना आकर्षक हो कि आप पर हावी हो जाए। फिर एक समय आपने मुझसे कहा कि यहाँ आकर बैठो। आप तब अपने पास बची एक छोटी सी जगह की तरफ इशारा कर रहे थे। एक तनावपूर्ण स्माइल के साथ मैंने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। उस रात मैं बच गई। आपने मुझे हायर कर लिया। मैंने फिर कई महीनों तक आपके लिए काम किया। हालांकि मैंने कसम खा ली थी कि फिर कभी भी आपके साथ एक अकेले कमरे में नहीं रहूंगी। यह आर्टिकल आया, लोगों ने पढ़ा, लेकिन इस पर 2017 में भारत में कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। फिर 2018 के आखिरी महीनों में हमारे देश में भी मीटू मूवमेंट शुरू हुआ। लड़कियों ने अपने साथ लाइफ के किसी भी स्टेज पर हुए यौन शोषण के एक्सपीरियंस को सामने रखना शुरू किया। बड़े नामी लोगों पर संगीन आरोप लगे। 6 अक्टूबर 2018 को पत्रकार गजाला वहाब ने एक ट्वीट किया। कहा, जाने एमजे अकबर का सच कब सामने आएगा। तब प्रिया रमानी सामने आई और बताया कि 2017 में वो जिस बॉस की बात कर रही थी वो एमजे अकबर थे। 1994 में जब वो एशियन एज अखबार में काम कर रही थी तब अकबर उस अखबार के एडिटर थे। रमानी ने वोग के अपने आर्टिकल को शेयर करते हुए ट्वीट किया, इसकी शुरुआत में बताया गया अनुभव एमजे अकबर के साथ का है। मैंने उनका नाम इसमें इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। इस प्रेडेटर के बारे में कई औरतों के पास कई सारे बुरे अनुभव हैं, हो सकता है कि वो उन्हें शेयर करें। देखते ही देखते अकबर के खिलाफ बोलती हुई और महिलाएं दिखी। धीरे धीरे ये संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा हो गई। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में काम कर चुकी पत्रकार शुमा राहा ने रमानी के पोस्ट पर अपनी सहमति जताई। इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया था कि 1995 में जब वो एशियन एज में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी तब अकबर ने उन्हें कोलकाता के ताज बंगाल में बुलाया था। इंटरव्यू के लिए कमरे में जब वो कमरे में पहुंची तो उन्हें बेड पर बैठने के लिए कहा, जो उन्हें असहज लगा था। उन्हें इंटरव्यू के बाद नौकरी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसकी वजह भी अकबर का बर्ताव था। पत्रकार गजाला वहाब ने द वायर से की गई बातचीत में बताया था कि एशियन एज में नौकरी के दौरान अकबर ने उनका भी यौन शोषण किया था, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। गजाला के अलावा पत्रकार सबा नकवी ने भी अकबर के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो करीब 20 महिला पत्रकारों ने अकबर के खिलाफ ऐसे संगीन आरोप लगाए थे मीटू मूवमेंट के दौरान। आरोपों के वक्त एमजे अकबर साउथ अफ्रीका में एक ऑफिशियल टूर पर थे। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, रमानी ने जानबूझकर अपनी मर्जी से बदनाम करने के इरादे से मुझ पर झूठे, बेबुनियाद और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जब ये आरोप लग रहे थे तब अकबर राज्यसभा सांसद और विदेश राज्य मंत्री भी थे। इतने आरोपों के बाद एमजे अकबर ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 15 अक्टूबर 2018 के दिन उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन केस यानी मानहानि का केस फाइल कर दिया।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रिया रमानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी डेफेमेशन और पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन के तहत केस फाइल हुआ। इस केस पर रमानी ने भी तब अपना बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था, मैं अपने खिलाफ मानहानि के आरोपों पर लड़ने के लिए तैयार हूं, सच और सिर्फ सच ही मेरा बचाव करेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 से जनवरी 2019 तक कोर्ट ने एमजे अकबर के गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। 29 जनवरी 2019 के दिन कोर्ट ने रमानी को समन भेजा। 25 फरवरी 2019 को रमानी को जमानत दे दी गई। 10 अप्रैल 2019 के दिन प्रिया ने नॉट गिल्टी प्लीड किया, यानी खुद को निर्दोष बताया। 4 मई 2019 के दिन एमजे अकबर कोर्ट में पेश हुए। रमानी की वकील रेबेका जॉन ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। 20 मई 2019 से 6 जुलाई 2019 तक ये क्रॉस एग्जामिनेशन चला। 23 अगस्त 2019 में प्रिया ने कोर्ट में कहा कि उनके ट्वीट अपमानजनक नहीं है। 7 सितंबर 2019 में प्रिया ने पहले डिफेंस विटनेस के तौर पर गवाही दी। 9 सितंबर 2019 के दिन अपना बयान कंक्लूड किया। एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा ने प्रिया का क्रॉस एग्जामिनेशन किया। 25 अक्टूबर 2019 में प्रिया की दूसरी विटनेस नीलोफर वेंकटरमन कोर्ट में पेश हुई। ये कौन है, ये हम आपको आगे बताएंगे। 21 नवंबर 2019 के दिन प्रिया और नीलोफर का गीता लूथरा ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। दिसंबर 2019 में प्रिया की तीसरी विटनेस गजाला वहाब पेश हुई। उन्हें भी गीता ने क्रॉस क्वेश्चन किया। फरवरी 2020 में एमजे अकबर के वकील ने कोर्ट के सामने अपना फाइनल तर्क दिया। कहा कि जर्नलिस्ट जैसे शिक्षित लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। मार्च से अगस्त 2020 तक कोविड-19 की वजह से सुनवाई रुकी रही। 5 सितंबर 2020 से रमानी की वकील रेबेका जॉन ने अपना फाइनल तर्क देना शुरू किया। कहा कि रमानी के ट्वीट और वोग के आर्टिकल में सच्चाई लिखी है। 19 सितंबर 2020 को प्रिया की वकील ने कोर्ट में कहा कि प्रिया एक बड़े मूवमेंट का छोटा सा हिस्सा है, उस मूवमेंट का जिसमें हजारों औरतों ने हिस्सा लिया और अपने पुरुष बॉस के सेक्सुअली कलर्ड बर्ताव को सामने रखा। इसके बाद केस को कोर्ट से ट्रांसफर करके दूसरे कोर्ट में भेजने का फैसला भी आया अक्टूबर में, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। नवंबर में मामले की सुनवाई करने वाले जज बदल दिए गए। नए जज ने दोनों पक्षों से पूछा कि क्या सेटलमेंट का कोई स्कोप है। इस पर प्रिया रमानी ने कहा कि कोई चांस ही नहीं है। एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा ने नए सिरे से फाइनल तर्क देने शुरू किए। दिसंबर 2020 में प्रिया की वकील ने फाइनल तर्क देने शुरू किए। रेबेका ने कहा कि प्रिया ने जो खुलासे किए उसे सेलिब्रेशन की जरूरत है, ना कि डेफेमेशन की। एमजे अकबर की तरफ से कहा गया कि प्रिया ने होटल मीटिंग की जो कहानी बताई है वो सही नहीं है, काल्पनिक है। दोनों मामलों के फाइनल तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया। 10 फरवरी को इसे सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें रिटन सबमिशन देरी से मिले, इसलिए फैसला डिले होगा। 17 फरवरी की तारीख दी गई और आज दोपहर 2 बजे से कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें प्रिया को बरी कर दिया गया। हमने नीलोफर नाम का जिक्र किया था। ये भी बता देते हैं कि वो कौन है। नीलोफर प्रिया रमानी की दोस्त है और इस केस में प्रिया की मुख्य गवाह थी। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान नीलोफर ने कोर्ट को बताया था कि 1993 में मुंबई के होटल में एमजे अकबर के साथ हुई मुलाकात के बाद प्रिया ने सारी बात नीलोफर को बताई थी। रमानी ने कोर्ट में कहा था कि जॉब इंटरव्यू के तुरंत बाद उन्होंने नीलोफर से मुलाकात की थी और उनके साथ जो कुछ भी हुआ था सब बताया था। नीलोफर ने कोर्ट को बताया था कि जब इंडिया में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ था तब वो सोच रही थी कि क्या प्रिया एमजे अकबर वाली घटना के बारे में बताएंगी या नहीं। नीलोफर ने कहा था, उस इंटरव्यू के बारे में मुझे पूरी जानकारी थी क्योंकि उसके शुरू होने के पहले के कुछ देर पहले तक मैं प्रिया के साथ थी और उस रात मैंने उनसे बात भी की थी, जिसमें उसने मुझे बताया था कि वो इंटरव्यू उसके लिए कितना असहज एक्सपीरियंस था। जब मीटू मूवमेंट के दौरान मैंने प्रिया का ट्वीट देखा तो मैंने उसे तुरंत व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि मैं 2 दिन पहले ही तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम एमजे अकबर वाली बात बताओगी या नहीं। मैंने इस मुद्दे पर अपना सपोर्ट भी उसे दिया। रेबेका जॉन ने प्रिया और नीलोफर के बीच हुई इस व्हाट्सएप चैट को भी कोर्ट में पेश किया। ये बातचीत 8 अक्टूबर 2018 को हुई थी। प्रिया रमानी को बरी कर दिया गया। उनके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी वकील रेबेका जॉन ने। उनकी तारीफ करते ट्विटर पर लोग थक नहीं रहे हैं। फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद लोगों ने ट्वीट कर बताया कि किस तरह फैसले के बाद हॉल रेबेका के लिए तालियों से गूंज उठा।
इसी बहाने आपको बता दें कि रेबेका जॉन कौन है। कई जाने माने केसेस में वकील रह चुकी हैं, जिसमें स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता से लेकर आरुषि मर्डर केस तक शामिल है। 1988 में अपना करियर शुरू करने वाली रेबेका ने साल 2010 में उन सिख परिवारों के लिए केस लड़ा जिनकी 1984 के दंगों में जान गई थी। साल 2013 में एस श्रीसंत को मैच फिक्सिंग के केस में भी रिप्रेजेंट किया था। साल 2015 में उन्होंने हाशिमपुरा नरसंहार केस के पीड़ितों की तरफ से केस लड़ा। यह सामूहिक हत्या का मामला था जिसमें उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक हिस्सा है, के 19 कर्मियों पर 40 से ज्यादा मुसलमान युवा लड़कों को गोली मार उनके शव को नहर में फेंकने के आरोप थे। इसके अलावा उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम केस में कनिमोई करुणानिधि और राजद्रोह के केस में कन्हैया कुमार को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा उन्होंने एक से ज्यादा बार अलग अलग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट किया है। बीते साल 2020 में उन्होंने निर्भया केस में दोषी रेपिस्ट मुकेश सिंह को मर्सी पिटीशन के लिए रिप्रेजेंट किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से पढ़ाई करने वाली रेबेका इंडिया के क्रिमिनल लॉज में बड़े बदलाव की जरूरत पर बात करती रही है, जिसमें रेप के कानून और पुलिस के रेप केसेस के प्रति रवैये पर सवाल उठाती रही। उनके मुताबिक इंडिया में डेथ पेनल्टी को लेकर कई अनियमितताएं हैं जिन पर काम होना चाहिए। उन्होंने मी टू मूवमेंट का भी खुलकर सपोर्ट किया था। प्रिया के ऊपर लगे आरोप गलत साबित हुए। उन्होंने बिना डरे बिना थके लड़ाई लड़ी, एक ऐसे आदमी से जो प्रिया के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर था। प्रिया के जज्बे को सलाम। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये शो कैसा लगा हमें बताएं, कमेंट करें या अपने हाथ से मुझे खत लिखें। मैं जवाब दूंगी आपको यहीं इसी शो में। देखते रहें ऑर्डिनरी और रखें अपना ख्याल। शुक्रिया।